नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं संजय जी दोनों हैं। ज़ाहिर चर्चा बिहार की है और बिहार के सवालों को लेकर के हम रोज़ाना आपके बीच में रहते हैं। आज उन यात्राओं की बात करेंगे, जिन यात्राओं को तेजस्वी यादव लेकर के या प्रशांत किशोर लेकर के चल रहे हैं और बीजेपी भी अब यात्रा पर निकलने वाली है प्रधानमंत्री के 75 साल पूरा होने के मौके पर। यानी कि बिहार के हर हिस्से में यात्राओं का शोर होगा, अपने मुद्दे हैं, अपने मसाइल हैं, अपने नारे हैं, अपना नाटक है और अपने-अपने तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें हैं। तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, वो बिहार बचाओ यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा। एक यात्रा वोट अधिकार यात्रा थी राहुल गांधी की, वो पूरे मोर्चे की थी, जिसको महागठबंधन की यात्रा आप कह सकते हैं। महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने अपने आप को अलग किया है। यह सिर्फ आरजेडी की यात्रा है, जिसको बिहार अधिकार यात्रा का नाम उन्होंने दिया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर अपनी यात्रा निकाल रही है। प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से यात्रा पर हैं और अब भी यात्रा पर हैं। 2022 से अलबत्ता वो यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा सितंबर में कन्क्लूड होनी चाहिए। अब ये यात्राओं के ज़रिए बिहार में चुनावों के बीच अलग-अलग दल क्या हासिल करना चाहते हैं या फिर उनकी नज़र कहाँ है? इससे वो कौन-सा मकसद अपना साधना चाहते हैं? जाहिर है चुनाव जीत और हार के लिए होते हैं और जीत हार के लिए हर दल अपने अपने तरीके से अपने समीकरण तैयार करता है और मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने और अपने लिए जीत का समीकरण साधने की कोशिश करता है। क्या तेजस्वी यादव के अकेले निकलने का मतलब ये माना जाए कि महागठबंधन के बाकी दलों के भीतर वो अपने वर्चस्व को, अपनी लीडरशिप को बनाए रखना चाहते हैं और ये मैसेज गठबंधन के भीतर देना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के ज़रिए वो हासिल कर चुके हैं, जो वो हासिल करना चाहते रहे हैं या जिसका दावा वो करते रहे हैं? क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी की जन्म जयंती के मौके पर निकलने वाली यात्रा के ज़रिए बिहार में नरेंद्र मोदी के यूएसपी या नरेंद्र मोदी फैक्टर को इनकैश करना चाहती है? ये मुद्दे हैं और नरेंद्र मोदी फैक्टर का सवाल जब मैं रख रहा हूँ या उनकी बात मैं रख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के ज़रिए बिहार के भीतर जो कुछ भी किया है और उस जो कुछ भी करने के नाते एक बड़े वोट बैंक को मैं और संजय जी पिछले कई दिनों से यह कहते रहे कि उन्होंने अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश की है। क्या उसको भी थोड़ा बेअसर करके बीजेपी लगाम अपने हाथों में रखना चाहती है एनडीए के भीतर? यानी कि एनडीए के भीतर दलों के बीच में जो 2 मुख्य दल हैं बीजेपी और जेडीयू, उनके बीच में कुछ रस्साकशी चल रही है। और क्या महागठबंधन के बीच भीतर भी लीडरशिप को हाथ में लेने के लिए या अपनी ताकत बताने के लिए तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकले हुए हैं? और प्रशांत किशोर की यात्रा के ज़रिए बिहार के चुनाव में क्या सूरत उभर सकती है? ये कुछ बुनियादी और बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर फिर से हम दोनों आपके बीच में हैं। संजय जी, पहला सवाल मेरा तेजस्वी यादव की यात्रा से है। ये बिहार अधिकार यात्रा, यात्रा किन इलाकों से है? 5 दिनों के बीच में वो क्या मकसद है जिसको हासिल करना चाहते हैं? उनका नारा क्या होगा? उनका एजेंडा क्या होगा? और यह महागठबंधन के भीतर क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो वोट अधिकार यात्रा जिसमें लेफ्ट की पार्टियां भी थी, राहुल गांधी जी उसमें ड्राइविंग सीट पर थे, आरजेडी भी थी, मुकेश सहनी भी थे। उसमें कांग्रेस ने अपने को इस परसेप्शन से बाहर निकाला कि ऐसा नहीं है कि हम किसी की बैसाखी पर, हमारी अपनी जमीन है। और दिखी भी, झंडे भी कांग्रेस के दिखे, हुँ, लोग भी सड़क पर दिखे और राहुल गांधी केंद्र में भी रहे। फोकस भी राहुल गांधी पर ही लोगों ने किया, मंचों पर भी राहुल गांधी ने, बल्कि क्लाइमेक्स तो वहां तक दिखा कि सुपौल में इन्होंने कह दिया तेजस्वी जी ने कि भाई ये तो जो है, सॉरी, कि ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं 2029 में इंडिया गठबंधन के। हुँ, फिर भी हुँ, राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और दूसरी तरफ ये उम्मीद करने के बाद आरा की मंच पर तेजस्वी ने अपने को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताया। उसके बाद भी राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे। हुँ, तो एक कहीं ना कहीं से ये बात मैसेज गया
कि जिन सवालों को लेकर के तेजस्वी जी कनेक्ट करने की कोशिश बिहार में करते हैं लोगों को, जिसका लाभ उनको मिला था 2020 के चुनाव, जब उन्होंने कहा था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी दें, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आरजेडी आई थी बिहार में। ठीक है, इनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 75 सीटें आई थी इनके खाते में। इस पर उनको लगा कि इस जो वोट अधिकार यात्रा था उसका श्रेय तो राहुल गांधी ले गए, और कांग्रेस अब आंखें भी दिखा रही है, कह रही है कि भाई ये 36-37 सीट तो कमजोर सीटें हैं, इसको मैं लेकर के क्या करूंगा, ये काउंटिंग कराने के लिए। ये कई सीट पर तो कांग्रेस ने कहा कि बता दे आरजेडी कि क्या 10 में, 15 में, जब 10 में, 15 में, 20 में, 15 में जब गठबंधन भी हुआ था तब भी क्या महागठबंधन जीती थी उन सीटों पर, वो सीटें हमारे हवाले कर दी। तो ठीक है, सीटों पर हम थोड़ा कंप्रोमाइज भी कर लेंगे, लेकिन हम मजबूत सीटें लेंगे, अच्छी सीटें लेंगे। और ये कृष्णा अल्लाबरू का बयान पब्लिक डोमेन में है, न्यूज़पेपर को भी उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस आंखें दिखाने लगी और वो कह रही है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है कि दलित, अति पिछड़ा समाज जो है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, मुस्लिम हमारे साथ जुड़ सकता है, तो हम क्यों तेजस्वी जी के पीछे पीछे चले, या तेजस्वी जी से क्यों ना सीधे सीधे बात करें। वहीं लेफ्ट की पार्टियां 40 सीट की बात कर रही है कि 40 सीट हमें चाहिए। मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि भाई हमने आपको झारखंड में दिया था, बिहार में भी हमें सीट चाहिए। पशुपति कुमार पारस को भी एडजस्ट करने की बात चल रही है। आईपी गुप्ता पान पार्टी वाले जो गांधी मैदान में थोड़ी भीड़ जमा किए थे, उनके हिस्से में भी सीटें चाहिए। तेजस्वी जी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। जो इनका मैं देख रहा था, जो रूट चार्ट और रोड मैप, कि हम इन इलाकों में फिर एक बार संवाद करके, क्योंकि इन्होंने टास्क दिया कि सारे जिलाध्यक्ष, सारे विधायक वहां मौजूद रहेंगे और हम संवाद करेंगे, ये बस की यात्रा है। तो तेजस्वी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार वो बताते हैं अपने अलायंस पार्टनर को, जमीन हमारी है, सामाजिक समीकरण हमारे साथ खड़ा होता है, तो फिर सीटों का निर्णय भी हम अपने तरीके से करेंगे। कांग्रेस इस बार इनके साथ मानने के लिए तैयार है। कांग्रेस कहती है कि नहीं, कमजोर कड़ी भी आपकी है जो मैं जानता हूं, और हमारी स्थिति भी अब वो नहीं रह गई जो स्थिति 20 में थी। मैं परसों दिन एक कनक्लेव में था, तो बजाते बताया गया कि भाई लोकसभा में स्ट्राइक रेट मेरा देख लीजिए, 26 सीटों पर आदर लड़ती है, 4 सीटें जीतती है। हमें 9 सीट दिया जाता है और 3 हम सीट 4 हमारा, जीतते हैं। हाँ, और एक पप्पू यादव पप्पू को जोड़ यादव को ले दिया लीजिए तो हाँ। तो 4 हम भी जीत गए। तो भाई 26 सीट पर लड़के भी आप 4 जीतते हैं, हम 9 पर लड़ करके भी 4 जीतते हैं, तो हम कहाँ कमजोर हैं। आपसे संजय जी, अगर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर आप इस चर्चा को लेकर के आए हैं। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस बनाम आरजेडी, अगर आरजेडी विधानसभा चुनाव का हवाला देती है कि 70 सीटों में से 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट कमजोर है, और पिछली बार अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर ही फूटना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि अगर हम कमजोर होते तो लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस आपकी तरह है या आपसे कहीं बेहतर है। 9 सीटों में से 4 सीटें कमोबेश, 3 मान लीजिए, पप्पू यादव को मैं छोड़ भी देता हूँ, 3 सीटें 9 में से हमने जीती हैं, उससे तो बहुत ही कमजोर स्ट्राइक रेट आपका है। तो एक लोकसभा का हवाला दे तो दूसरा विधानसभा का हवाला दे रहा है। कांग्रेस यह भी कहती है कि 21 सीटें तो आपने वो दी थी जिन सीटों को कभी भी महागठबंधन जीत ही नहीं सका है, तो उन्हें हारी हुई सीटें हमारे झूली में अपने डाल दी और कहा कि स्ट्राइक रेट कमजोर है आपका। इस स्ट्राइक रेट का एक कार्ड तो कांग्रेस ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि जैसे अब मुकेश सहनी हैं, इनके अरमान बहुत बड़े हैं। ये बार-बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ। अब इनकी पार्टी को कितनी सीटें तेजस्वी देंगे? दूसरा, आपने कहा कि पशुपति पारस को लेकर के आप आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आपके साथ है। लेफ्ट पार्टीज़, चूँकि उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत बढ़िया था, लोकसभा चुनाव में ठीक रहा है, तो जी, ज़ाहिर है कि उनका दबाव अपनी तरफ है। तो लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं महागठबंधन में आरजेडी के साथ साथ। इनके साथ सीटों का बंटवारा या उनका सही रेशियो क्या तेजस्वी के लिए तय कर पाना बहुत ही आसान टास्क होगा? और जितने बड़े सपने हैं मुकेश सहनी जैसे लोगों के, क्या उनको भी अपने साथ जोड़ पाना या अपने साथ बनाए रख पाना आसान होगा?
ये टफ टास्क है, मैं भी इस बात को समझ रहा हूं। लेफ्ट की पार्टियों ने तो बता दिया कि मेरा स्ट्राइक रेट देखिए और 40 पर हम क्यों लड़ेंगे। मैं आपको हवाला देता हूं शाहाबाद और मगध का, दो क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो शाहाबाद की 22 सीटें थी, जिसमें इंडिया गठबंधन इसलिए 20 सीटें जीत जाती हैं कि इनके साथ लेफ्ट की पार्टियां खड़ी थी। मगध में 26 सीटें हैं, जो 5 जिले हैं। मगध की 26 में से 20 सीटें इसलिए इंडिया गठबंधन जीत जाती है कि उनके साथ लेफ्ट की पार्टियां खड़ी हैं। शाहाबाद और मगध तो उनका मजबूत यानी आधार आप रहा। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट की जमीन पर खड़ा होकर के महागठबंधन सीटों की संख्या जो बढ़ाता है, उसकी सही वसूली लेफ्ट करना चाहता है कि 26 और 22 48 सीटों पर जो आप परचम लहरा जाते हैं, 20 और 24 सीटें लेकर के, 20 सीटें लेकर के, तो 40 सीटों से अधिक संख्या आपकी हो जाती है 48 में से। यह सिर्फ हमारे बूते हैं, तो हमको तो जी कम से कम आप, हाँ, मेरी ताकत के मुताबिक आपको सीटें तो देनी ही होंगी। तो जाहिर है उनकी मांग अपनी जगह पे वाजिब है। मैं एक कांग्रेस चीज और अपनी, बता देता हूँ हाँ कि हाँ हाँ लोकसभा में भी काराकाट की सीट सीपीआईएमएल जीत जाती है और आरा की हाँ सीट आरा, सीपीआईएमएल जीत जाती है। हाँ। तो 2 सीट आप 4 जीतते हैं 26 लड़के, और हम्म आपने सीपीआईएमएल को कितनी सीटें दी उसमें वो 2 जीत जाते हैं। तो स्ट्राइक रेट लोकसभा में भी उनका देखिए। अगर हम्म लेफ्ट की पार्टियों की बात करेंगे तो विधानसभा में भी उनका स्ट्राइक रेट और लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, तो वो 40 से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म कांग्रेस के बारे में मैंने बताया, मुकेश सहनी तो 60 सीट और डिप्टी सीएम, जो ये पशुपति कुमार पारस अलग कर रहे हैं, पान पार्टी वाले आईपी गुप्ता अलग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलेगी तो हम तय करेंगे। तो 243 का ही तो विधानसभा है। बिल्कुल हम्म मैं सहमत हूं आपसे कि तेजस्वी जी क्या इन लोगों को नाराज करके अपना जो दबदबा कायम रखते हैं उसको ये करेंगे, हम्म या पार्टियों को अगर सही हिस्सेदारी देंगे तो आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जो कल मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही होंगे, 2 उदाहरण मैं बता देता हूँ। हम्म नालंदा में और मोतिहारी में लालू प्रसाद यादव जी कह चुके हैं कि कोई माइका लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। तेजस्वी जी राहुल जी के मंच पर भी और अलग मंच पर भी कह चुके हैं, एक थका हारा हुआ मुख्यमंत्री और एक ऊर्जा से भरा हुआ मुख्यमंत्री आपको मिलेगा, कौन चुनेंगे। मतलब वो अपने को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। भाई हम्म ये पहले सीटों का बंटवारा तो कर लीजिए ठीक से। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है तब तक, हम्म और अल्लाह बरू ये कह के अपने को किनारे कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, विधायक चुनते हैं। तो लग रहा है कि अगर हम कमजोर स्थिति में रहे तो शायद हम्म ये जो पार्टियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं से दबाव में ले आ पाएगी। और यानी कि इसी तरह कांग्रेस आरजेडी के सामने अपने आप को सीधा रखना चाहते, रीढ़ सीधी रहेगी, माथा ऊंचा रहेगा, मेरे मुताबिक मुझे सीटें मिलेंगी। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस के मुंह से सुनना चाहते हैं, तो कांग्रेस की मुराद पहले पूरी हो जाए सीटों की संख्या के लिहाज से। अगर कृष्णा वल्लभ अल्लूरी कहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करता है, इसका मतलब ये है कि वो तय तब होगा जब तक आप मेरे मुताबिक मेरी बात नहीं मान लेते हैं। तो यह जो शह और मात का खेल चल रहा है महागठबंधन के बीच में भीतर, ये एक गेम तो मुझे समझ में आ गया है, और मुझे लगा कि ये टफ है, आसान नहीं है, और तेजस्वी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। मैं आता हूं महागठबंधन, यह एनडीए। जो, माफ कीजिए, हाँ, एनडीए, यह जो बीजेपी यात्रा लेकर के चल रही है, इस यात्रा का पर्पस क्या है? नरेंद्र मोदी की जो यूएसपी है, ब्रांड नरेंद्र मोदी, उसको बिहार में बेचना, मजबूत करना। नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक कई तरह के फैसलों के जरिए लोगों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने, वोट की तादाद अपने हक में करने की जो कोशिश करती रही है, उसका क्रेडिट कमोबेश बीजेपी अपने पास नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ना चाहती है कि सिर्फ वो एक ही जगह नहीं है, बल्कि हमारे कारण है। कुछ ऐसा तो नहीं? बीजेपी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को चेहरा को लोगों के बीच में और भी मजबूती से रखना चाहती है, उनके संघर्षों को दिखाना चाहती है रथ हम्म यात्रा के माध्यम से। हम्म और उसके कुछ कारण भी हैं। ठीक है, नीतीश कुमार के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, महिलाओं को लेकर के जो इनके जो कई घोषणाएं हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर खड़ी। लेकिन हम्म कारण हो रहा हो, कारण चिराग रहे हो, कारण जो रहा हो,
लेकिन मैं बता रहा हूं कि मगध का एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। 26 सीटें हैं मगध में, 11 सीटें दी गई थी 2020 के चुनाव में जेडीयू को, 10 सीटें मिली थी बीजेपी को और 5 सीटें मिली थी जीताराम मांझी को। अब 11 सीट जो जेडीयू को मिलती है वो सारी सीटें जेडीयू हार जाती है और 10 सीट मिलती है बीजेपी को, उसमें 3 सीट बीजेपी जीतती है और मांझी जी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, उनको 5 सीट मिलती है, उसमें वो 3 सीट मगध में जीत जाते हैं। तो बीजेपी का प्रेजेंस शाहाबाद में भी रहा, बीजेपी का प्रेजेंस मगध में भी रहा, बीजेपी का प्रेजेंस और जगह भी रहा, लेकिन जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुई और 43 पर ही आकर के रुक गए। तो बीजेपी चाहती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा को, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनता को अपील करती है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, दोनों के अपने अपने विकास के मॉडल हैं और एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज कभी कभी होता है, सीएम के फेस को लेकर के होता है। लेकिन जब पूर्णिया में उड़ान भरी कल हवाई जहाज ने, तो पप्पू यादव प्रधानमंत्री जी के कान में बोलते हुए देखे गए और मंच से तारीफ मैं वही आना चाहता हूं। सीमांचल के इलाके में मुझे लगता है कि अगर यह सरकार क्रेडिट लेना चाहती है तो उसकी हकदार है वो। पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला हो या वंदे भारत ट्रेन हो या फिर वहाँ बाकी बहुत सारी सुविधाएं सहूलियतें हैं जो बहुत लंबे समय से लोगों की मांग का हिस्सा तो रही लेकिन वो पूरा नहीं हो पाई थी, अब हो रही हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से खुल करके कह रहे थे कि सरकार ने वो सब किया है जो हम लोग वादा करते रहे हैं, वो एक अपने आप में इस बात की गवाही है या मुनादी है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार ने सीमांचल के इलाकों में बहुत कुछ किया है और यहाँ तरक्की बेहतरी अगर है तो उसमें नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार का रोल है। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं सीमांचल की ही बात बता देता हूं। पिछले बार 2020 में भी अगर उसका इफेक्ट नहीं होता, जो 4 जिले हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, उसमें 24 सीटें हैं, ये चारों जिला मिला करके विधानसभा की 24 में पिछली बार भी 12 जो है वो एनडीए जीत जाती है, वहां 7 इंडिया गठबंधन जीतती है और 5 उसी ने नैया पार लगाई थी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसी ने नैया पार लगाई थी। इस बार वो सीमांचल को पूरी तरह से साधना चाहते हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको बता रहा हूं कि वो सीमांचल की 24 सीटें और बाकी जो जो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, जो कोसी जो बोलता है, अगर ये सब कम कर दिया जाए तो वहां 66 सीटें आ जाती है, जहां इस बार तेजस्वी जी भी जा रहे हैं। उस क्षेत्र में ही एनडीए को बढ़त मिली थी। सीमांचल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। एक तो कि नीतीश कुमार ने जो महिला वोटरों को साधने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि अगर वेलफेयर के राशि जाएंगे तो उसमें हिंदू में जाएगा, मुस्लिम में जाएगा, पिछड़ा में जाएगा, अगड़ा में जाएगा, दलित में जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो महिला जो लाभान्वित वर्ग है वो बिल्कुल पोलराइज्ड है, वहां उनके अंदर में कोई डिबेट नहीं है। वो चूंकि सेकंड वोटर हैं, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में चुप्पा वोटर कहते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो विकास की योजनाएं हैं, अब वो कोसी का इलाका जहां केवल वो बाढ़ का ही दृश्य था, इस बार के बजट में जब वो नहर का, कैनाल का निर्माण हुआ और जब खेतों में इस बार फसलें लहलहाई हैं, हाँ। तो वो लोगों के चेहरे पर खुशहाली, कल मखाना बोर्ड का वहां पर हो गया, उद्घाटन हो गया उस जगह का जहां पर मखाना बोर्ड का ये होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कई ट्रेनें दी, वंदे भारत, वो सीमांचल पूर्णिया को, आप बेहतर समझते हैं, पूर्णिया को लोग बिहार में रह के भी उसको काला पानी कहते थे कि भाई पूर्णिया तो एक बिहार का काला पानी है। आज भी वहां के पानी में आर्सेनिक क्लोराइड मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, जिससे लोग पीड़ित रहते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं था। वहां पर जगमगाता हुआ एयरपोर्ट, 6 लेन की सड़कें और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा दरवाजा जहां से कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ेगी और कई राज्यों के साथ जो उसकी सीमाएं मिलती हैं, तो सीमांचल से लेकर के मिथिलांचल और कोसी, इसको साधने की ये कोशिश है। मैं मानता हूं कि रथ यात्रा के माध्यम से, ये तो प्रधानमंत्री जी के 75 साल पूरे होने पर तो उनके वृत्त चित्र दिखाए ही जाएंगे संघर्ष की कहानी, साथ साथ जो नीतीश कुमार के जो वेलफेयर की योजनाएं हैं उसका भी जोड़ा जाएगा, उनको भी जोड़ा। चूंकि एनडीए किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेगी
कि नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर हैं, अति पिछड़ा वोटर हैं, और जो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा 15-16% का वोट बैंक खड़ा रहता है, हमेशा वो वोट बैंक को विकास के साथ क्लब करके बीजेपी मुझे जोड़ने की। एक बात बताइए, मैंने ये समझ लिया कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गलबहियां डाल के चलना चाहती है, कदम ताल दोनों दलों की चलता रहेगा। इसमें चिराग पासवान की भूमिका क्या है? चिराग चूंकि अब भी बहुत डाइसी लग रहे हैं, उनकी जो सीटों की मांग है वो अपनी मुराद कुछ ज्यादा ही है, और वो मुराद वैसे पूरी तो नहीं हो सकती है। जाहिर है कि या तो समझौता करेंगे 25-30 सीटों के आसपास, 25 से 30 के बीच में सीटें उनको मिल जाएंगी। 5-7 सीटें जीतन राम मांझी को मिल जाएंगी, 2-3 सीटें कुशवाहा जी को मिल जाएंगी, और 98 से 100 के बीच में इन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेंगे। लेकिन अगर वो 50-60 सीटें मांगेंगे तो जाहिर है कि वो उन सीटों की मुराद उनकी पूरी होने वाली नहीं है। अभी चिराग पासवान की एनडीए के भीतर क्या भूमिका लग रही है? उनके रोल को, उनके बयान को या उनकी बैठकों को देख करके आपको क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को अलग अलग तरीके से कभी कभी जगा दिया जाता है। कभी हम्म। प्रशांत किशोर जगा देते हैं कि भाई आप युवा हैं, दलित चेहरा है, आपसे बढ़िया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कभी कांग्रेस कुछ उनको जगा देती है, लेकिन चिराग पासवान कहीं जाने वाले नहीं है, वो एनडीए में ही रहेंगे और हम्म। एनडीए में ही उनको सीटें दी जाएगी, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो थोड़ा पोस्टरिंग पोजिशनिंग कर रहे हैं। अब हम्म। अगर उन्होंने 50 उम्मीदवारों को ये भरोसा दिला दिया है कि हम्म। भाई मैं आपको टिकट दूंगा, और हम्म। चिराग पासवान चुपचाप अगर ये कहें कि भाई एनडीए में मैं हूं और जो सीटें मेरे हिस्से में आ जाएगी हम तो उसी पर समझौता कर लेंगे, तब तो इनके लोग निराश हो जाएंगे कि भाई हमको हम्म। झूठा आश्वासन नहीं, दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति की जो बारीक समझ होती है, इसी को कह रहे संजय जी कह रहे हैं। अगर संजय जी नहीं कहते तो मैं इस बात को कहता कि चिराग पासवान जो भी कर रहे हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, पोस्चरिंग है। वो एनडीए के बाहर नहीं जा सकते हैं। एनडीए के बाहर जाने के बाद उनका इस बार वजूद नहीं रहेगा। पिछली बार का मामला अलग था, वो इशारा कहीं और से, आदेश कहीं और से था, इसलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से बाहर जाकर के लड़ पड़े थे। लेकिन इस बार अगर जाएंगे आप तो फिर आपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो वैसा जोखिम नहीं लेंगे। जाहिर है कि एनडीए के भीतर ही लड़ेंगे, 25 से 30 सीटें इसके दरमियान कुछ मिल जाए उनको। और जीतन राम मांझी तो हर कीमत पर लड़ेंगे एनडीए के साथ, तो 7 सीटें मिल जाएं पिछली बार जैसे उनको मिली थी, या 8 सीटें मिल जाएं, और उपेंद्र कुशवाहा के पास 2-3 सीटें, 4 सीटें मिल जाएं। उधर कोई बहुत डिमांड नहीं है, वहां कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। चिराग पासवान है, वो फिलहाल उनकी पोस्टरिंग है, लेकिन वो उतने ही पर मानेंगे जितने पर बीजेपी बीजेपी आलाकमान अपनी हामी भर दे कि ये इतनी सीटें हैं, बस इतनी ही लड़नी है, आपको इतना ही है। इससे ज्यादा इस बारे में कुछ चर्चा करने या इसको समझने की जरूरत है नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, मुझे लगता है अक्टूबर 2022 से बिहार में जमीन जो है वो खंगाल रहे हैं, चप्पल घिसट रहे हैं। उन्होंने बहुत पसीना बहाया है, उन्होंने अपनी जमीन बनाई है, जगह बनाई है, देश के भीतर चर्चा में रहे हैं, बहुत साफ गोई है उनके बोलने में भी। लेकिन सीटों के और चुनाव नतीजों के लिहाज से वो जो कुछ भी कहते हैं, वो एक ख्याली पुलाव की तरह लगता है कि मैं तो बहुमत में आ जाऊंगा, सरकार मेरी बनेगी, अगर नहीं बनी तो मैं फिर अगली बार चुनाव लड़ूंगा, उन लोगों को बोल दूंगा कि जितने लोग हो कहीं भी जाकर के सरकार बना लो। जो जमीनी सच्चाई है, जमीन पर प्रशांत किशोर के लगातार बढ़ते और आगे चलते रहने की, वो क्या है? देखिए, अब प्रशांत किशोर शुरू में उस अपने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर फोकस थे, लेकिन अब हम्म। उनके वोट बदले हैं। हम्म। अब वो फिर वही कास्ट इक्वेशन पर बात करने लगे हैं कि भाई 40 मुस्लिम लड़ाएंगे, 70 ईबीसी ओबीसी लड़ाएंगे, इतना दलित लड़ाएंगे। भाई ये कास्ट कॉम्बिनेशन की समझ तो हर बिहारी को, जो बिहार में हम्म। रहता है वो बिहारी, जो भी व्यक्ति जो थोड़ा पॉलिटिकली कॉन्शियस है उनको कास्ट कॉम्बिनेशन का समझ है। फिर हम्म। इशू जो आप राजनीति करने आए थे वो तो डाइल्यूट हो गए। और दूसरी हम्म। बात वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई कितनी सीटें जीतेंगे आप, तो वो हम्म। कहते हैं कि या तो हम फर्श पर होंगे, नहीं तो अर्श पर होंगे। वो खुद कहते हैं कि या तो हम 10 से नीचे सीटें हमारी आएंगी या हम 150 सीटें जीतेंगे। जब आप ही पूरी तरह से ये नहीं है, अभी तो एक ही सवाल किया गया उनसे कि भाई आप कहते थे कि हमारी पार्टी विथ डिफरेंट है, पार्टी विथ हम्म। डिफरेंट, तो फिर कैंडिडेट का आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कैंडिडेट की घोषणा कर दीजिए।
भाई एनडीए जब करे, इंडिया जब करे, उनको तो अलायंस में लड़नी है। आप तो शुरू से कह रहे हैं हमारे तो कोई अलायंस नहीं है। तो 2 साल पदयात्रा करके अगर आपने लोगों को चुना, सिलेक्ट कर लिया, तो फिर उनके यहाँ भी मारा मारी, उनके यहाँ भी एक वो एक पहली बार की खेती करने वाले किसान हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें तो उनको आजमानी हैं। लेकिन बहुत कम होता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या असम गण परिषद की तरह की किस्मत कुछ दलों के हिस्से आ जाए कि इस पार्टी बनने के साल 1.5 साल के भीतर ही आप सत्ता में आ जाएं। बिहार एक बहुत ही अलग तरह की जमीन है, और वहाँ की मुश्किलें, वहाँ की चुनौतियां और वहाँ के लोग, उनको समझना, उनके समझने के मुताबिक अपने आप को तैयार कर पाना आसान काम नहीं है। बिहार बहुत सुलझा हुआ पॉलिटिकली और बहुत ही प्रबुद्ध स्टेट है, और पॉलिटिकल अपने डिसीजंस में कहीं वो गलती करता नहीं है, चूकता नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार को पढ़ रहे हैं, और उस पढ़ते समय अपने आप को लगातार बदल रहे हैं, और अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को उस लिहाज से कई तरह के बदलावों से गुजार रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी दलों के लिए, बिहार की जनता के सामने तेरी किस्मत में, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो ये सब चल रहा है। हम दोनों फिर आपके साथ कल जुड़ेंगे, कोई नया मसला होगा, बिहार का कोई नया मुद्दा होगा। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।